हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस लर्निंग कैंपस। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आप जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी और नेट में भी काम आता है। आपको हर तरह से जहाँ भी ये राइटर के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम पूरी तरह से इस पे चर्चा करने वाले हैं और आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा इस वीडियो को देख करके। और आपको ये पता चल जाएगा मुझे कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ये सब की सब बात आज हम लोग इसमें पता लगाएंगे। तो चले चलते हैं। बहुत ही आप लोगों का स्वागत है। देखिए, पहली तो बात ये है प्यारे दोस्त कि हम आज सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं बताइए? सिलेबस। सिलेबस बोलिए, जो भी आपकी इच्छा हो जैसा बोलिए आप। आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जो आने वाली है, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, ये जो वैकेंसियां आने वाली हैं, ये तो आ भी चुकी है। दिल्ली की कई बार आई और आती, बड़ा कम सीट रहता है। इसमें बहुत ही कंपटीशन होता है। इसको अगर आपको तैयारी करना है तो मॉक टेस्ट बहुत ही बढ़िया, आपका नंबर जा रहा होगा तो ही आप पास हो सकते हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। टीजीटी पीजीटी में आपको फेमस राइटर पढ़ना है और उनके फेमस वर्क पढ़ना है और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं ये टीजीटी है और पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, जीआईसी है और केवीएस एनवीएस। इनमें जो जो राइटर पूछे जाते हैं, आज उस पर हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करने वाले हैं। देखिए कि भाई, पहले तो 100% आपको क्या पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या पढ़ेंगे इसका? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मतलब अगर आप लिटरेचर को स्टार्ट करते हैं तो कभी भी राइटर से पढ़ाई मत स्टार्ट करिए, वरना आपको बोरिंग लगेगा। बोरिंग लगेगा कैसे कि आप वो लिटरेचर की भाषा को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, ये आपको प्रॉब्लम होगा। तो पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना चाहिए प्यारे दोस्त? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए। और उसको ये भी नहीं कि आप पूरा इतिहास पढ़िए, पूरा इंग्लैंड का इतिहास पढ़िए, कौन राजा कब आया, क्या क्या घटना हुई, ये सब नहीं पढ़ना है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है बाबू, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ना है बस। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगर आप मेरे ही चैनल, इसी चैनल पे एनकेएस लर्निंग कैंपस में अगर आप हमेशा जुड़े रहेंगे, ये मैं वादा करता हूं कि आपको पूरी फ्री क्लास टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस जीआईसी सब की सब लिटरेचर और ग्रामर की क्लास आपको यहां पर फ्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जैसे अब दूसरा टॉपिक क्या, इसको पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए? ग्लैसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। और इसको तो पढ़ना ही चाहिए। अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बड़ी आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा ये बताओ भाई मेरे दोस्त, अगर आप लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं और लिटरेचर की भाषा आपको पता ही नहीं है, तो बताओ कैसे लिटरेचर पढ़ोगे? मैं अगर पूछ लिया कि बताओ सोनेट किसे कहते हैं, एलजी किसे कहते हैं, आपको तो भाई कहोगे ये कौन सा नाम है, कविता उक्ता नाम सुने। तो ये जो भाषा आपने शब्द सुने, ये जो वर्ड सुने, ये होता है ग्लैसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ये नाम, इसका शॉर्टकट नाम होता है लिटरेरी टर्म्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लिटरेरी टर्म्स कहते हैं, याद रखना। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद अगर इस पे कमांड हो गया बाबू, तो क्या करना चाहिए? जब इस पे कमांड हो जाए तो आप उसकी तुरंत बाद आपको राइटर पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी में बोले तो ऑथर्स। क्या बोले तो? ऑथर्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद ऑथर्स को पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको पता ही है हमारा जो लिटरेचर सब्जेक्ट है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें लव, रोमांस, ट्रेजेडी और ये सब कई चीजें आपको भरा रहेगा। और जिंदगी में अलग से किसी से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको प्रेम खुद ही करा देगा। ये जो हमारे लोग का जो लिटरेचर सब्जेक्ट है, ये आपको सही प्रेम और सही सुंदरता, सही किस प्रकार का लव होता है, ये खुद सिखा देगा।
आप पढ़ेंगे बहुत ही मजा आने वाला है। अब आगे चलते हैं बाबू, आगे चलते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइटर। इसके बाद ऑथर्स पढ़ते हैं या राइटर पढ़ते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, कुछ बच्चों को ये पता नहीं रहता कि सर टीजीटी में कौन से राइटर पूछे जाते हैं। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है सर, कितने राइटरों से क्वेश्चन आता है बाबू, यही सब बात। देखो अभी जो मैंने चर्चा किया, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक देख रहे हो, इसमें तो A to Z जितने राइटर हिस्ट्री में थे इंग्लैंड के फेमस राइटर, सबको पढ़ना है। उनके मतलब फेमस वर्क, मतलब ये जरूरी नहीं कि वो 4 राइटर से ही ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हर एक एग्जाम में काम आएगा। नेट हो, जेआरएफ हो, एलटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी एग्जाम में काम आता है आपको। इसीलिए सबसे पहला टॉपिक आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इसमें हर एक राइटर को आपको मजबूरन पढ़ना ही पड़ेगा। आजकल देखिए क्वेश्चन जो है आपका जो सिलेबस देता है 4 राइटर टीजीटी का है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन ना देते हुए 10-12 क्वेश्चन आपका इससे बना देता है। आपको पता है वो राइटर अलग हैं, हमारे वो राइटर नहीं आते, लेकिन वो किस में आते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के राइटर होते हैं। इसीलिए सबसे पहला टॉपिक आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चों के अंदर तो ये कमियां आ जाती है कि सर ये कौन सा राइटर पढ़ा रहे हैं आप, ये तो टीजीटी में है ही नहीं है। अरे भाई साहेब, इसमें तो है ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इसमें तो है ना, इसमें पढ़ोगे वो राइटर तो आएंगे ही। इसीलिए आगे चलते हैं। तो अगर कोई नया राइटर पढ़ाने लगूं मैं टीजीटी पीजीटी में, तो ये मत सोचना सर ये मेरा राइटर नहीं है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसे आपके अंदर दिमाग विचारधारा आने लगी, तो ये बता देना चाहता हूं वो राइटर हमेशा किसमें रहेगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब उसमें से राइटर रहेगा। मतलब इसको पढ़ोगे तो A to Z सभी राइटरों को पढ़ना पड़ता है। हमें इस बात को स्वीकारना पड़ता है क्योंकि इतिहास सीख रहे हैं। बाबू जब हम लोगों ये और ये पढ़ लेंगे तो हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए। अब हम लोग राइटर पे चर्चा करने वाले हैं। राइटर कौन कौन से राइटर किस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखो पहले समझो, पहले समझो, पहले समझो। पहले समझो, ये जो देख रहे हो विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन ग्लासवर्दी, ये देखो ये जो 4 राइटर हैं बाबू, ये कौन से राइटर हैं, 4 राइटर हैं। ये 4 राइटर केवल किस एग्जाम में पूछे जाते हैं, टीजीटी में। अगर आपको कक्षा 10 का टीचर बनना है तो इंग्लिश में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 4 राइटरों को पढ़ना पड़ेगा। अगर इन 4 राइटरों पे आपकी कमांड हो जाती है तो आपका एक एग्जाम निकल सकता है, वो है टीजीटी। केवल 4 राइटर, उससे ज्यादा नहीं, 4 राइटर पढ़ते हैं आपका टीजीटी एग्जाम निकल जाता है। लेकिन बाबू ये जरूरी थोको है कि ये 4 राइटर केवल टीजीटी में ही पूछते हैं। ये 4 राइटर देखा जाए तो कॉमन माना जाता है। क्या माना जाता है, ये कॉमन, मतलब ये टीजीटी का तो कंप्लीट सिलेबस तो है ही है, लेकिन ये आपके पीजीटी में भी काम आता है, एलटी में भी काम आता है, जीआईसी में भी काम आता है, और केवीएस एनवीएस इन सभी में काम आता है। अगर आप ये 4 राइटर पढ़ते हैं, आपका नेट भी, जेआरएफ भी, हर जगह काम आएगा। लेकिन अगर टीजीटी में देखा जाए तो ये कंप्लीट कोर्स है। 4 राइटर जो हैं आपको दिख रहा है टीजीटी में, ये कंप्लीट है। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन ग्लासवर्दी, ये कंप्लीट है, समझ गए। लेकिन ये 4 राइटर कॉमन है। अगर आप उससे बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो याद रखिएगा पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, ये इसमें कॉमन होते हैं और इसमें ये कंप्लीट कोर्स का काम करते हैं टीजीटी में। लेकिन और एग्जामों में ये कॉमन राइटर है, मतलब ये आपके अनिवार्य रहते हैं। जैसे आप कोई कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो 12 में पढ़ रहे हैं, तो आपका मन लग रहा है हिंदी में या साइंस में, लेकिन आपको कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो अनिवार्य होते, पढ़ना ही पड़ता है। वैसे ये राइटर भी अनिवार्य होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं। तो यानी आप जान गए ना, ये टीजीटी में कितने राइटर हैं, 4 राइटर हैं। टीजीटी में कितने राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन,
जॉन ग्लासवर्दी। इन्हीं 4 राइटरों पे कमांड हो गया बाबू, कक्षा 10 के टीचर बन गए फट से, और तत्काल गवर्नमेंट टीचर बन गए, और आराम से 60-70 हजार रुपए उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते। अब आगे चलते हैं बाबू। अब और ये कौन से राइटर हैं, ये दिमाग में आपको होना चाहिए। नहीं सर बताए नहीं ये याद रखना। ये बाबू ये 4 राइटर टीजीटी के हैं, ये टीजीटी का कंप्लीट कोर्स का काम करते हैं। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन ग्लासवर्दी, ये ब्रिटिश राइटर हैं। पहले भी याद रखना, ये कौन से राइटर हैं, ब्रिटिश राइटर हैं। तो एक बात आपके दिमाग में ये भी क्लियर हो जाता है कि टीजीटी में केवल ब्रिटिश राइटर पूछे जाते हैं, ब्रिटिश ऑथर्स पूछे जाते हैं। ओनली टीजीटी में ब्रिटिश ऑथर पूछे जाते हैं और ग्रामर पूछी जाती है। और आपका इसका अगर तैयारी हो जाता है, मैं इसमें फ्री चैनल पूरी तैयारी कराऊंगा, अगर आपके तैयार है तो आप कक्षा 10 के टीचर बनने योग्य हैं। चलो आगे चलते हैं बाबू। अब जो हम लोग बताने वाले हैं थोड़े और आगे बात होगी। टीजीटी की बात तो खत्म हो गई, टीजीटी का कोर्स भी खत्म हो गया, टीजीटी में कितने राइटर पूछे जाते हैं ये मैं बता चुका। अब हम चर्चा करेंगे पीजीटी का। अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हैं, किसकी तैयारी करते हैं, पीजीटी, पीजीटी अगर पीजीटी तैयारी करते हैं तो टोटल राइटर तो हो जाते हैं 19, टोटल राइटर हो जाते हैं आपके 19। लेकिन ब्रिटिश में आपको पता है वो 4 राइटर जो टीजीटी में हैं वो पीजीटी में भी काम आते हैं। वो कहाँ काम आते हैं, पीजीटी में भी काम आते हैं। जैसे आपके सामने है पीबी शैली, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम, चार्ल्स डिकेंस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, थॉमस हार्डी। ये पहली बात आप इतना ध्यान रखेंगे, ये जो राइटर आप देख रहे हैं, ये जो राइटर आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी ब्रिटिश राइटर हैं। ये कैसे राइटर हैं, ब्रिटिश हैं, मतलब इंग्लैंड से ही इनका बिलोंग था, अर्थात ये अंग्रेज थे, ऐसा आप बोल सकते हैं अपने भाषा में, क्योंकि हम इंडियन हैं बोल सकते हैं। तो ये जितने राइटर हैं ब्रिटिश ही हैं। जो आपने 4 राइटर टीजीटी में पढ़ा वो भी ब्रिटिश थे और ये भी ब्रिटिश ही हैं। मतलब पीजीटी में पढ़ोगे तो कितने राइटर बढ़ जाएंगे ब्रिटिश के, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 13 राइटर। कितने राइटर, 13 राइटर आपके। अगर आप पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो केवल ब्रिटिश के ही 13 राइटर पढ़ना पड़ेगा, समझ गए आप। आगे ये बाबू पीजीटी के एग्जाम में तो काम ही आएगा, लेकिन बाबू ये जीआईसी में भी काम आएगा, एनवीएस में भी काम आएगा, याद रखना। और ये है क्या, ब्रिटिश ऑथर हैं। ये नेट जेआरएफ की एग्जाम देते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकल, क्रम में रखिए, सभी राइटर को क्रम में रखिए। अर्थात आप इसको पढ़ते हैं तो आपका 4 या 5 मान चलिए या 10 नंबर आपके नेट का भी क्वेश्चन तैयार होता है। नेट में आपसे क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉनिकल बोलते हैं, कुछ भी बोलो, क्रोनोलॉजिकल जैसे भी कहें, तो बड़ा ही खतरनाक उसका प्रोनाउंसिएशन है, याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा, अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपका पीजीटी की एग्जाम में तो ये काम ही आएगा, जीआईसी में काम आएगा, एनवीएस में काम आएगा, नेट सेट एग्जामिनेशन। इतना हो गया बात, आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपके सामने है, तो बाबू अब एक राइटर और था जो छुपा हुआ था, टीएस इलियट। इसका फुल फॉर्म थॉमस स्टन्स इलियट, जिसे शॉर्टकट में बहुत ही फेमस राइटर माना जाता है। टीएस इलियट 20वीं शताब्दी का लेखक था। ये भी ब्रिटिश ही राइटर है। पहली बात, कुछ बच्चे इसको अमेरिकन मान लेते हैं, सर ये अमेरिकन है ना बाबू, ये ब्रिटिश राइटर है। ये किस में आता है, ब्रिटिश में आता है। यानी आप इन सभी राइटर किस में काम आते हैं, पीजीटी में तो काम ही आएंगे, नेटचारम भी काम आएंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ आगे चलते हैं भाई। चलिए यहां से बात खत्म है, कुछ वहां से हमको पीडीएफ खोलना पड़ेगा। चलिए, तो इतना तो जान गए ना कि टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी में 4 राइटर हैं और पीजीटी में कितने हैं। पीजीटी में अभी पूरी राइटर कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन पूरा टोटल तो जान लो, पीजीटी में 13 ब्रिटिश राइटर तो हो ही जाते हैं जोड़ा जाए तो।
अब आगे चलते हैं बाबू। इतने राइटर जो ब्रिटिश पढ़े वो तो बात कंप्लीट हो गई। अब जो राइटरों पे चर्चा करने वाला हूं वो अमेरिकन राइटर हैं। वो कौन से राइटर हैं? अमेरिकन राइटर। हम लोग अमेरिकन राइटर पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग अमेरिकन राइटर पे चर्चा करेंगे अब। देखो भाई, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वाल्टर वाट विटमैन, अर्नेस्ट मिलर हिमेंग्वे, विलियम फाकनर, ये जो राइटर आप देख रहे हैं ये केवल केवल पीजीटी के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। ये आपके जीआईसी में काम आएगा, एनवीएस में काम आएगा। और ये कौन से राइटर हैं? अमेरिकन राइटर हैं। ध्यान से रखना, छोटी मोटे एग्जाम में तो पूछ लेता है एलटी में कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कौन सा राइटर है, अमेरिकन है, कनाडियन है, या आपको ऑप्शन में देगा तो आप याद रखिएगा इसको अमेरिकन राइटर मानिएगा। ये अमेरिकन है। ये सब पहले कहीं गांव में बसे थे लेकिन फिर अमेरिका में सेटल हुए थे। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वाल्टर विटमैन और अर्नेस्ट मिलट हिमिंग्वे और विलियम फाकनर, ये सभी राइटर अपने समय में बहुत ही ज्यादा फेमस थे, तो ही हम लोग इनको पढ़ना पड़ता है, याद रखिएगा। आप जान लीजिए ये केवल पीजीटी में ही काम आते हैं, टीजीटी में कभी नहीं पढ़ना है आपको। ये राइटर टीजीटी के राइटर नहीं है, याद रखिएगा। अब आगे जीआईसी में भी काम आएगा, एनवीएस में भी काम आएगा, और कहां कहां, नेट एंड सेट एग्जामिनेशन में भी इसका काम आएगा। अब आगे चलते हैं। इतना पढ़ने के बाद दोस्त, अब इसके बाद जो राइटर आते हैं, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये काम आ सकता है। समझ गए आप? थोड़ा हटाना पड़ेगा। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ राइटर अपने देश के पढ़ना पड़ेगा। हम लोग अभी तक ब्रिटिश की, मतलब हम लोग अमेरिकन को जाना है, हम लोग ब्रिटिश को जाने। हम लोग को ब्रिटिश के राइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि जहां से इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्टिंग हुआ है। उसके बाद हमें अमेरिकन राइटर पढ़ना पड़ता है, और फिर अपने इंडियन भी राइटर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पीजीटी के सिलेबस में आते हैं। निसीम एजकिल, कमला दास, मुल्क राज आनंद, इन तीनों राइटरों को हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि ये इंडिया में बहुत ही फेमस थे। देश आजाद नहीं हुआ था तब से ये अपने इंग्लिश में वर्क्स को लिखकर पब्लिक करा रहे थे, मतलब पब्लिश करा रहे थे। बहुत ही फेमस फेमस राइटर हैं। मैं एक एक करके भी चर्चा भी करता हूं कौन कौन है। तो आप सिलेबस को देख लिए तो आप लिख लीजिएगा। अब थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे एक एक राइटर पे। अब एक एक राइटर पे थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ऐसे थोड़े मतलब परिचित मिलेंगे, बाकी हम जानकारी देंगे आपको। अब आपको एक जानकारी हम देंगे, इसी बात नहीं, पहले अभी थोड़ा बहुत जानकारी आपको हम दे देते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी, ऐसे ओवरव्यू जिसे बोलते हैं, कि ये राइटर कैसे हैं, किस तरीके हैं, ये सब बातें हम थोड़ी बहुत ओवरव्यू आपको देने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, ओवरव्यू देंगे। चलिए ओवरव्यू दे देते हैं। आप ये देख लीजिए कि ये जो हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर को, ये ब्रिटिश राइटर हैं। विलियम शेक्सपियर कौन था ये बता दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। विलियम शेक्सपियर सबसे पहले एक एक्टर था। क्या था? एक विलियम शेक्सपियर क्या था? सबसे पहले एक एक्टर था, एक मतलब कह सकते हैं अभिनेता था। एक्टर को बोल सकते हो अभिनेता। एक एक्टर था जो कि एक नाटक कंपनी में लंदन में काम करने के लिए आया, और वो बंदा वहीं पर फेमस हो गया। अब माना जाता है कि ये आदमी अपने गांव से इसलिए भागा था क्योंकि इसने बहुत सारे अपने गांव में उत्पात मचाया था, हिरन वीरन चोरी किया था, ऐसा कुछ माना जाता है। ये बात हम लोग अपने से नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन बंदा जब इंग्लैंड में पहुंचा ना, धमाल मचा दिया।
जमा दिया भाई साहब। ये जान लीजिए विलियम शेक्सपियर का नाम बहुत ही बड़ा हो गया। कहां पर? जब ये बंदा थिएटर में काम करने लगा। उस थिएटर का नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर हो सके तो गूगल पे सर्च कर लेना। ये बाबू जब ये थिएटर में आया, समझ रहे हैं आप, ये थिएटर में आया तो इसको काम नहीं मिल रहा था। इसने काम के लिए कहा मुझे कोई भी काम दे दीजिए। तो सबसे पहले इसे एक्टर का काम दिया गया। कौन सा काम दिया गया? एक्टर का काम दिया गया। अभिनेता का काम करने लगा। फिर उसके बाद इसने लिखना भी स्टार्ट किया। लिखना सबसे पहले क्या लिखा इसने, यह बता दे रहे हैं। ये बाबू सबसे पहले क्या लिखा बताइए? ये हिस्ट्री प्ले। सबसे पहले ये हिस्ट्री प्ले लिखना स्टार्ट किया। हिस्ट्री प्ले लिखा। फिर उसने क्या लिखा? फिर ट्रेजेडी लिखी, फिर कॉमेडी लिखी। ऐसे ही इसके प्ले लिखे। लेकिन बाबू याद रखना ये राइटर कहां से बिलोंग करता है? एलिजाबेथन स्टार्ट होता है, एलिजाबेथन राइटर से। एलिजाबेथन, ये यहां से इसका कार्यकाल स्टार्ट होता है। ये बात समझ रहे हैं ना? विलियम शेक्सपियर का कार्यकाल कहां से स्टार्ट होता है? एलिजाबेथन से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। जब ये बाबू अपने वर्क को लिखने लगा तो एलिजाबेथन में इसने वो ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन इसकी नाम तो था। बेन जॉनसन एक राइटर था, इसका मित्र ही था। वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स या ह्यूमर्स बोल सकते हैं, जो लिखने में बहुत ही फेमस था। यानी कह सकते हैं आप बेन जॉनसन एलिजाबेथन में बहुत ही फेमस थे। और जॉन वेस्टर थे, बहुत सारे थे। मैं एक एक करके सब चर्चा करूंगा राइटरों पे, याद रखिएगा। लेकिन ये बंदा कब फेमस हुआ? जैकोबियन एज में। एक हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में एक एज आती है जैकोबियन एज, जिसमें जेम्स फर्स्ट जब गद्दी पे बैठकर राजा बनता है, तब इसने अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेजेडियों का मतलब थिएटर में प्ले कराया और इसी वजह से ये फेमस हो गया। इसके प्ले में आप देखिए 16वीं शताब्दी में जो इसने लिखा था प्ले, वो आज मॉडर्न जमाने में हूबहू हम लोग देखते हैं कि लव क्या होता है, रोमांस क्या होता है। इस बंदे ने पूरे खुल को बताया था, उसी समय बता दिया था। 16वीं शताब्दी में जो आप देखते हैं लड़का लड़की के बीच में क्या होता है, कैसे ब्रेकअप हो जाता है, क्या प्रॉब्लम आती है। मतलब ये सोचो उस जमाने में इंग्लैंड इतना विकास कर गया था भाई। आप सोचिए जो जमाने में ये सब चल रहा था इंग्लैंड में, हमारे जमाने में क्या चलता था? धोती कुर्ता लुंगी यही चलता था उस जमाने में। कपड़ा तो ठीक से नहीं पहनते थे अपने देश में ठीक से लोग, लेकिन इतना मॉडर्न जमाना इंग्लैंड बन गया था। कब? 16वीं शताब्दी में ही बन गया था। और वो विकास आज हम लोग इंडिया में देखते हैं। आप सोचिए इंग्लैंड कितना आगे था हम लोगों से, इतने साल पुराने, इतने पुराने समय में। वो सोचो ऐसे ऐसे प्ले उसके थिएटर में चलते थे जो आज मॉडर्न में घटित होते हैं। सेम टू वही चीज उसने 16वीं शताब्दी में दिखाया था। विलियम शेक्सपियर अगर फेमस है तो केवल ट्रेजेडी की वजह से फेमस है। याद रखिएगा, किससे फेमस है? ट्रेजेडी की वजह से फेमस है। इसके बाद इसके ट्रेजिक कॉमेडी आते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी की वजह से भी फेमस है। याद रखना ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होता है, यो सुन लो बाबू। नहीं कहोगे सर बताओ भाई, नहीं बहन। ट्रेजेडी का मतलब होता है जब कोई मूवी चल रही हो, पिक्चर चल रही हो, जिसमें मेन हीरो होता है उसकी मौत हो जाए, उसकी दुखद घटना हो, मतलब बहुत ही कष्ट झेलने के बाद उसकी मौत हो जाए, वो ट्रेजेडी होती है। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है? जिसमें हीरो समझ लीजिए मेरी बात सुनिए, जिसमें हीरो बहुत ही कष्ट झेलता है, बहुत ही कष्ट झेलता है, लेकिन वहां मौत नहीं होता। और उसमें बीच बीच में अदर जो करेक्टर होते हैं वो कॉमेडी भी उत्पन्न करते हैं, हास्यजनक जिसे बोला जाता है, कॉमेडी भी दिखाते हैं, थोड़ा चंचल पर रहता है, हंसी मजाक होता है, तो वो ट्रेजिक कॉमेडी बनाता है। बाबू इसका तो भाई जैकोबियन एज में ट्रेजेडी तो फेमस हुई, लेकिन ये ट्रेजिक कॉमेडी की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस था। और जो ट्रेजिक कॉमेडी
जो इसने लिखा है ना वो सेम टू हमारे मॉडर्न समय में जो चल रहा है उससे मैच खाता है। बस आगे चलते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या था? इसका जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। ये बंदा ये क्यों फेमस है? 1770 में इसका जन्म हुआ था। ये नेचर पोएट था। ये कैसा पोएट था? नेचर पोएट, मतलब प्राकृतिक कवि था। आप देखिए इसके पहले जो कवि थे काफी सुंदरता, लड़कियों की सुंदरता, कोई मरने पे लिख रहा है, कोई क्या कहते हैं अपने गर्लफ्रेंड की ही लिख रहा है। लेकिन इसने कहा, और बहुत मतलब ऐसे ये सब राइटर लिख रहे थे, लेकिन ये बंदा जब आया ना, ये बंदा क्या किया आपको बता रहा हूं। ये बंदा जब आया ना, इसने देखा कि हमारा जो देश है वो पहले जैसे नहीं रह गया है। इसको बड़ा दुख होने लगा कि जैसा पहले था, संस्कृति दूर दूर से गायब होती जा रही है, प्राकृतिक चीजें दूर दूर से गायब होती जा रही हैं। ये सब चीजों से बहुत ही दुखी थे वर्ड्सवर्थ जी। वर्ड्सवर्थ इन सभी चीजों से बहुत ही दुखी थे, याद रखिएगा। अब मेरी बात को समझिएगा। एक बात, जब आप देखें इंग्लैंड में बड़ी बड़ी कंपनियों का जब विकास होने लगा और जो पुराने जंगल थे, हरे भरे मैदान थे, वहां पर कंपनियां आने लगी और पूरी तरह से इंग्लैंड बदलने लगा, तो इनको बड़ा दुख हुआ वर्ड्सवर्थ को। इन्होंने कहा लोगों को हम प्राकृतिक तरफ खींचेंगे। इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी, तो इनकी जो सबसे फेमस पोएम है लूसी, लूसी पोएम्स। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, 378 या 372 माना जाता है पोएम्स लिखी हैं, लेकिन लूसी पोएम्स इनकी सबसे फेमस हैं। कौन सी पोएम? लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स इनकी सबसे ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। वर्ड्सवर्थ प्राकृतिक के पुजारी भी थे। लोग कहते हैं ये प्राकृतिक के पुजारी भी थे। इनके जो वर्क हैं, ये आज तक कोई ऐसा राइटर होगा नहीं होगा जो प्राकृतिक के विषय में इतनी बेहतरीन तरीके से जो अपने पोएट्री में एक्सप्लेनेशन किया होगा। ये वही कवि है जो पूरे पोएट्री में आप देखिए इसके ना कोई मतलब ना कोई रोमांस, ना कोई आप देखें लव थीम, ये सब पे चर्चा नहीं करता था। ये बंदा नेचर पे ही चर्चा करता था, तो इनको नेचर पोएट कहा जाता है। कैसा पोएट कहा जाता है? नेचर पोएट। जॉन मिल्टन पे चर्चा आप पढ़ लीजिएगा, खुद ही आप वर्क पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग जॉन मिल्टन पे चर्चा करते हैं। जॉन मिल्टन कौन था बाबू? जॉन मिल्टन कौन था? जॉन मिल्टन 16वीं शताब्दी था, जो शेक्सपियर के बाद गिना जाता है। इसका नंबर किसके बाद आता है? शेक्सपियर के बाद। शेक्सपियर के बाद अगर कोई राइटर गिना जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि शेक्सपियर इतना बड़ा राइटर था। अगर उसके बाद इसको रखा जा रहा है तो ये भी तो बड़े राइटर हुए भाई। इनका एक सबसे फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, जो द फॉल ऑफ एडम बाइबल का एक प्ले है या एक कहानी है, वहीं से उठाकर इन्होंने एक वर्क लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, जो कि बहुत ही फेमस हुआ। 1667 में इस प्ले को उन्होंने लिखा था। 1667 प्ले नहीं, 1667 में इपिक पोएम को लिखा था। ये जो पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखा, पैराडाइज लॉस्ट, ये है क्या बाबू? ये एक इपिक है। ये क्या है? एक इपिक है, याद रखना। ये क्या है? एक इपिक है। और ये इपिक पोएम बोलते हैं इसको। ये कहां से सोर्स उठाए थे हमारे मिल्टन जी ने? द फॉल ऑफ एडम, द फॉल ऑफ एडम। ये बाइबल का एक स्टोरी है, वहां से इन्होंने वर्क मतलब वहां से वर्क उठा करके एक वर्क लिखा जिसका नाम पैराडाइज लॉस्ट था। ये बाबू ये एक आप बोल सकते हैं ये जो है ब्लैंक वर्स में लिखा था, जो कि आपको पता है ब्लैंक वर्स बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट पीक पे थी। कब? एलिजाबेथन एज में। यानी उसी के तरीके इन्होंने लिखा। जब विलियम शेक्सपियर जिसमें लिखता था वर्क को, विलियम शेक्सपियर जिसमें वर्क को लिखता था, उसी तरीके उन्होंने अपने वर्क
अपने पैराडाइज लास्ट में वही थीम उठाकर वैसे ही लिखा है, याद रखना। पैराडाइज लिखे थे और ये बहुत ही फेमस हो गए पैराडाइज लॉस्ट। इन्होंने इसके पहले बहुत सारे वर्क लिखे थे, याद रखिएगा, जो कि मैं चर्चा करूंगा। लिसिडस लिखा था, क्या लिखा था? लिसिडस। ये लिसिडस क्या है भाई? लिसिडस एक पैस्टोरल एलजी है, क्या है भाई? पैस्टोरल एलजी है, पैस्टोरल पैस्टोरल एलजी है। एलजी का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई कविता जिसमें किसी की मरने पर शोक गीत, मान लो किसी के मरने पर लिखा जाता है, वो एलजी होता है। पहले इंग्लैंड में एक ये प्रथा थी या नियम, मान के चलो मेरे दोस्त, कि कोई व्यक्ति अगर या कोई कवि मर जाता था या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नीचे का कवि उस कवि के ऊपर एक एलजी लिखता था। उस एलजी को बोला जाता है शोक गीत। हमारे हिंदुस्तान में क्या बोला जाता है? शोक गीत, याद रखना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो एलजी है कि किसी कवि पे ही लिखा जाए। एलजी किसी पर भी आप लिख सकते हैं। कोई घर का आदमी हो या कोई दोस्त हो जिसकी मृत्यु हो जाए उस पे लिख देते हैं, अपने दुख को मतलब वर्णन करने के लिए कि मेरा कितना लगाव उस व्यक्ति से था, इस बात को दिखाने के लिए। और कवि क्या करता है? एलजी को लिखता है। तो भाई हमारे मिल्टन जी बहुत ही बड़े मित्र थे किसके? एडवर्ड किंग। एडवर्ड, कहीं लिख लेंगे, लिख दे रहे हैं यहीं पे, एडवर्ड किंग। दोनों ही साथ में स्कूल में पढ़े थे। इनकी मौत हो जाती है, इनकी मौत हो जाती है तो हमारे मिल्टन जी बहुत ही दुखी होते हैं। तो अपने प्रेम को, अपने उनके प्रति कितना लगाव था उसको व्यक्त करने के लिए इन्होंने एक एलजी लिखी थी जिसका नाम पैराडाइज लास्ट, जिसका नाम लिसिडस था। क्या नाम था? लिसिडस। अब वो किस फॉर्म में लिखा था इन्होंने? ये वो क्या थी? पैस्टोरल एलजी थी। पैस्टोरल का मतलब होता है दोस्त जो गांव की भाषा में लिखी हो, जिसमें गांव की बातें ज्यादा मिक्स हो। तो पहले के जमाने में शहर नहीं थे इसलिए पैस्टोरल लिखते थे। आगे चलते, बहुत अच्छी बात है। तो बाबू अब चलते हैं जॉन ग्लासवर्दी के बारे में। देखो ये ओवरव्यू है, मैं कोई राइटर की बायोग्राफी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है कि सर इतना ही बता के खत्म करेंगे, ये मामला नहीं है। जॉन ग्लासवर्दी एक ड्रामेटिस्ट था। क्या था? ड्रामेटिस्ट था। ये क्या था भाई? ये ड्रामेटिस्ट था, ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट। इसका मतलब होता है नाटककार, सॉरी भाई, नाटककार। ड्रामेटिस्ट माने नाटककार। आपको पता है नाटक या ड्रामा में सबसे फेमस कौन आदमी है? वो है शेक्सपियर। लेकिन आप सोचिए ये बाबू किसमें आ रहा है? 18वीं शताब्दी में। अर्थात बोल सकते हैं ये मॉडर्न जमाने का राइटर है। कहाँ का राइटर है ये? मॉडर्न राइटर है, मॉडर्न राइटर है। आप सोचिए मॉडर्न राइटर है। एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर जब ड्रामा से फेमस हुआ उसके बाद ड्रामे की वैल्यू खत्म होती गई। जब शेक्सपियर की मौत हो जाती है ना उसके बाद ड्रामा में खास तौर पे ज्यादा विकास हुआ नहीं। ड्रामा का स्तर गिरता जाता है, धीरे 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 गिरता जाता है। उसके बाद आप याद रखिए मॉडर्न जमाने में जॉन ग्लासवर्दी, जी जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, ये सब राइटर जब मॉडर्न जमाने में प्ले को लिखना स्टार्ट किए तब जाके ड्रामा थोड़ा हाईएस्ट पीक में गया। ये नहीं कह सकते कि शेक्सपियर का रिकॉर्ड काट दिया, नहीं, इन्होंने लिखा और ड्रामा को थोड़ा ऊंचे स्थान पे ले गए, याद रखना। आगे बहुत चलते हैं। पीवी शैली, पीवी शैली पे बात करते हैं। पीवी शैली का जन्म 1792 में हुआ था। कहां हुआ था? 1792 में हुआ था। ये बाबू
रोमांटिक पोएट है। ये कैसा पोएट है? रोमांटिक पोएट है। अब रोमांटिक क्या होता है? आप प्यार मोहब्बत समझेंगे रोमांटिक का मतलब? नहीं बाबू, रोमांटिक का मतलब होता है जुनूनी, जो अपने हर वह कार्य को बहुत जुनून और पैशन के साथ करते थे, और एक उनके अंदर जिद होती है। ये थोड़ा बहुत जानकारी बेसिक पता लगाया हूं बुकों से, लेकिन पूरी तरह से सच्चा है, मतलब सत्य भी नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए। ये बाबू पीबी शैली एक ऐसा कवि था जो किसी भी वर्क को लिखने के लिए अपने अंदर क्या करता था, याद रखो, कोई लव कर लेता था, या ये कोई मतलब आप देखिए तो ये हमेशा जो डेडिकेशन पाता था लव से पाता था। ये प्यार मोहब्बत ज्यादा ही कुछ करने वाले थे, याद रखिएगा। इन्होंने अपने सारे वर्क जो लिखे हैं वो अधिकतर लव थीम पे लिखे हैं। एक वर्क इन्होंने लिखा है दुख पर भी, याद रखना। जब ये दुखी हुए थे तो उस वर्क को एडोनिस, एडोनिस ऐसा वर्क है जो एक पेस्टोरल एलजी है, इन्होंने लिखा है जॉन कीट्स की मृत्यु पे, इनकी मौत जब हो जाती लिखते हैं। अब सोचिए ये बंदा जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए जाता है, जब ये पढ़ाई करता है अपने दोस्त के साथ, ज्यादा क्लास व्लास तो लेता नहीं था, 1 घंटे क्लास पढ़ता था और 16 घंटा खुद ही पढ़ता था। मतलब ये टीचरों उचरों पे विश्वास नहीं करता था, खुद पर ज्यादा ही विश्वास करता था। एक समय, एक दिन की बात है मेरे दोस्त, ये गया अपने क्लास में अपने दोस्त के साथ एक वर्क लिखा था, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म नाम है, ऐसा कुछ नाम वर्क है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये लिख करके अपने स्कूल में पब्लिक करा देता है। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। अब बताइए, उस समय जब पीवी शैली था, उस समय क्रिश्चियन बहुत धर्म बहुत ही ज्यादा फैल रहा था, लेकिन ये महाशय कहने लगे भगवान है कहाँ, कौन है भगवान, कहाँ पर है भगवान, मैं नहीं जानता। भाई गुस्सा आ गई यार राइटरों पे, टीचरों को गुस्सा आ गई। जब टीचरों को गुस्सा आ गई, कहने लगा ये आदमी ना तो भगवान को मानता है ना तो टीचर को मानता है, इसको भगाओ। इसको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया। कहां से निकाला गया? ऑक्सफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया, हटा दिया गया। ये आगे, अब हम लोग इसके बाद जॉन किट्स के बारे में समझते हैं। बाबू ये इसके विपरीत था, ये इसके विपरीत था। जॉन कीट्स जो थे ना, वो पीबी शैली से मतलब विपरीत गुण रखते थे। मतलब जो इनका नेचर था वो सेम टू इनका नेचर नहीं था, उसके ठीक अपोजिट थे। जॉन कीट्स एक गरीब खानदान में पैदा हुए थे, बहुत ही गरीब। गरीबी क्या होती है इन्होंने फील किया था। ये तो बाबू अमीर खानदान के बिगड़े हुए औलाद थे, याद रखना। ये सब अमीर खानदान के मतलब बने बाप के बिगड़े औलाद, वो इसमें आते हैं पीवी शैली। लेकिन जॉन कीट्स हम लोग के जैसे था, एक गरीब घर में पैदा हुआ, जिसका पिता और एक चारागाह में अर्थात घोड़े को चारा खिलाता था। अब कितना पैसा पाता था मैं नहीं जानता, वहां पर घोड़े को खिलाता था चारा, जो पैसा पाता था अपने घर को चलाता था। उसी में हमारे जॉन कीट्स भी पढ़ते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, इनके पिता घोड़े को चारा डाल रहे थे, मृत्यु हो जाती है। वो डाल रहे थे, घोड़े को लेके जाते हैं थोड़ा टहलने के लिए, और घोड़े पे सवार थे, गिरे और यहाँ दिमाग में फ्रैक्चर आ जाता है और तुरंत ही मौत हो जाती है। 7 साल के उम्र में ही अपने पापा को खो देते हैं। कौन? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स 7 साल की ही उम्र में अपने पिता को खो देते हैं, इनके पिता की मौत हो जाती है। घर की कंडीशन बिगड़ जाती है, घर में कहां से रोटी आए इस बात के लिए बड़ी टेंशन हो जाती है। आप सोचिए, आप याद रखिए, तब इसकी मां ये विचार बनाती है, कहती है कि मैं दूसरी शादी करूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। दूसरी शादी करती हैं, लेकिन ये अपने बच्चों को सब के सब अपने माँ के पास छोड़ देती। कौन? अरे जॉन किट्स की मम्मी।
छोड़ देती हैं। कहाँ? जॉन कीट्स को, उनकी बहन को, उनके भाई को, छोटे ही छोटे जब थे बच्चा लोग, छोड़ देती है। कहाँ छोड़ देती है? उनके घर पे। कहाँ? अपने मम्मी के घर, जो जॉन कीट्स की नानी लगती होंगी, ये मान सकते हैं आप। लेकिन जब इनकी मम्मी दूसरी शादी करती हैं और जाती हैं जब उस दूसरे व्यक्ति के साथ, लेकिन वो भी शादी सफल नहीं होती है, ज्यादा दिन नहीं होता, फिर वो भी 10-12 साल में या 5 साल मान चलिए, 5 ही साल का हो गया था शादी, वो आदमी छोड़ देता है उनकी माँ को। उनकी माँ भी फिर आ जाती हैं, फिर इन्हीं लोग के साथ रहने लगती हैं। लेकिन वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, अपनी गरीबी रूबी देखते हुए उनको अजीब तरीके से फील होने लगे, और उनको एक टीबी की बीमारी हो जाती है। किसको? जॉन कीट्स की माँ को। कौन सी बीमारी हो जाती है? टीवी, ट्यूबरक्लोसिस बोल सकते हो, ऐसा कुछ नाम है, बड़ा ही कठिन यार, जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, थोड़ा हमारा अजीब है, आदत नहीं है बोलने की, तो आपको सुधार लेंगे। चलिए, तो भाई आप जान गए, जॉन कीट्स गरीब खानदान थे, याद रखना। जॉन कीट्स कैसे थे? गरीब खानदान से बिलोंग करते थे। ये बंदा सबसे पहले डॉक्टरी ज्वाइन करता है। क्या ज्वाइन करता है? डॉक्टरी। डॉक्टर बनने का सपना देखता है इसने। एक छोटा मोटा हॉस्पिटल है, उसमें शायद नाम नहीं याद आ रहा है, या तो आप गूगल मारिएगा देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं, मैं बताऊंगा। तो जब ये बंदा सर्जन की तैयारी कर रहा था तो इसका मन नहीं लगता, इसका मन नहीं लगता। और ये बंदा तब क्या करता है? तब ये बंदा जाता है, कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, अपने मित्रों को बताता है, अपने दोस्तों को बताता है कि यार मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, मेरा मन लिटरेचर में मन लग रहा है, नॉवेल्स पोएट्री लिखने में मन कर रहा है। तो इसके तब ये अपने मन की सुनता है, इसने सर्जन का काम छोड़ देता है, मतलब इसने डॉक्टरी को छोड़ दिया। मतलब सोचो, इसकी डॉक्टरी पूरी कंप्लीट हो गई, ये पूरी तरह से डॉक्टर बन गया था, लेकिन ये सब छोड़ देता। छोड़ने के बाद ये अपने मित्र लॉर्ड बायरन से कांटेक्ट करता है, लॉर्ड बायरन से कांटेक्ट करता है। उसके बाद ये बंदा लॉर्ड बायरन, ली हंट, इन सब से संपर्क में आता है और ये भी अपने वर्क लिखने लगता है। लेकिन अपने जीते जी इसके कोई भी वर्क बहुत ही ज्यादा फेमस नहीं हुए। इसने केवल अपने समय में अपने वर्क पर आलोचनाएं, या आप बोलते हैं क्रिटिसिज्म, इन पे बहुत हुआ। मतलब ये जितने वर्क लिखते थे, लोग इनके वर्क को क्रिटिसाइज करते थे, बहुत ही आलोचना करते थे, ये बहुत ही दुखी हो गए। यहां तक जब ये इनकी मौत हुई तो अपने शिलालेख जो बोलते हैं क्रिश्चियन में गड़ा रहता है ना, उसमें लिखा है कि मेरा ये नाम जो दिख रहा है पानी में है। मतलब इतना ज्यादा इनको क्रिटिसाइज किया गया, और ये सदमे में इनको भी टीबी हो जाता है, जैसे इनकी माँ को हुआ था टीबी, इनको भी टीबी हो जाता है और इनकी भी मौत हो जाती है। बहुत सारे बाकी सब जानेंगे आप। चलिए, ऐसे बाबू चार्ल्स लैम्ब के बारे में चर्चा करेंगे। चार्ल्स लैम्ब कौन था? तो बाबू ये भी रोमांटिक एज का ही पोएट है। ये कौन सा पोएट है? रोमांटिक एज का। लेकिन बाबू ये ए से लिखता था। क्या लिखता था? ए से लिखता था। एसेइस्ट बोल सकते हैं, उपन्यासकार इसको बोल सकते हैं। ऐसे लिखने में फेमस था। अब ये भी शुरू शुरू में पोएम लिखते थे, पोएट बनना चाहते थे, लेकिन इनके मित्र थे एस.टी. कॉलरिज, वो भी एक रोमांटिक पोएट थे। उन्होंने सलाह दिया कि तुम ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ज्यादा फेमस होगा। इन्होंने इसे ऐसे लिखा और ऐसे में काफी नाम भी कमाया, ऐसी बात नहीं है, ऐसे में बहुत नाम कमाया। इनका एक वर्क आता है ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन। ये बहुत ही फेमस है। जब जाना पेपर देने तो इसको पढ़ के जाना दोस्त, नहीं तो बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। चार्ल्स डिकेंस की बात किया जाए तो ये मॉडर्न नॉवलिस्ट था, उपन्यास था कार था। क्या था ये? नॉवलिस्ट, उपन्यासकार था। ये बंदा ऐसे ऐसे करेक्टर उठा करके नॉवेल लिखा है, जो आज भी आप अगर इसके नॉवेल को पढ़ लेते हैं ना, सदमे में आ जाओगे भाई, टेंशन में आ जाओगे, कैसा का पोएट था ये।
बहुत ही मजा आ जाएगा। ये बंदा ओलिवर ट्विस्ट लिखा है और द ग्रेट ट्रेडिशन लिखा है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा है, सॉरी ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा है, और बहुत सारे वर्क, हार्ड टाइम्स लिखा है। इसके जितने वर्क हैं वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड फेमस। ये बहुत बड़ा नॉवलिस्ट था, आज तक इसके बराबरी नॉवेल लिखने में कोई कर ही नहीं पाया। इसके वर्क आप जब पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि मेरे सामने सब हो रहा है, ऐसा आपको फील होगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये भी विक्टोरियन पोएट थे बाबू। आपको ये बता दें, ये विक्टोरियन में आएंगे, ये विक्टोरियन था। ये जितने आएंगे ये रोमांटिक में आएंगे, लिख लेना, ये रोमांटिक पोएट हैं। और ये आप जितना देखा इन्होंने, ये विक्टोरियन पोएट हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनका जन्म 1809 में हुआ था। ये बंदा भी बहुत फेमस था, ये बंदा पोएट था अपने, आप याद रखिएगा। ये जब बाबू मतलब कह सकते हो 11 वर्ष, हाँ हाँ 11 वर्ष में, जब बंदा 18 या 14, ये याद नहीं है मुझे ठीक तरीके से, लेकिन जहां तक है आप बोल दें 17 या 18 वर्ष के था, तब बंदे ने एक वर्क अपने स्कूल में लिखा था। उस वर्क का नाम था टिम्बक, टिम्बक 2। आप सोचो 14 या 15 साल का बच्चा जो अपने स्कूल में एक पोएम लिखता है टिम्बक 2, इसको चांसलर गोल्ड मेडल का अवार्ड मिलता है। इतने कम एज में इसने वर्क को लिखा और इसको क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला। बताइए इतने कम वर्क बच्चा, ये इतने बड़े कवि थे कि ये बचपन से ही पोएम लिखने के शौकीन थे, स्कूल से ही पोएम लिखना स्टार्ट कर दिया। तो आप याद रखिएगा ये बंदा बहुत ही बड़ा पोएटकार था, मतलब बोल सकते हैं आप पोएट लिखने में बहुत ही आगे था। आगे चलते, ऐसे सारे कवि हैं। बाकी आप ये देख लीजिए, बाकी मैं आपको इसको क्या चर्चा कर रहा हूं, इसका ऐसा करता हूं दोस्त, मैं एक राइटर पे लिख करके लाऊंगा, पूरा ओवरव्यू दूंगा, अच्छा रहेगा। ऐसे बताऊंगा आपको, सुनेंगे कान से उड़ जाएगा। मैं लिख कर पीडीएफ बना के लाऊंगा, एक राइटर का ओवरव्यू दिया करूंगा, अच्छा लगेगा। तो आज की क्लास इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।